Jai Hind, good evening, and a very warm welcome to each and everyone, those who is sitting out there and watching this content-rich session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. आज का इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण का जो हमारा सत्र रहेगा वो थोड़ा सा भिन्न रहेगा, क्योंकि आज हम लोग कंबाइंड रूप से कुछ संपादकीय लेखों की बात करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ चयनित संपादकीय लेखों की बात करने वाले हैं, जिसके हेडिंग्स जो है वो हमारे सामने है। सबसे प्रथम रहेगा एन आर्बिट्ररी डायरेक्टिव, जो कि द हिंदू से है। दूसरा रहेगा द लेटर फ्रॉम अरविंद पनगड़िया, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखता है लेख। और तीसरा जो है वो रहेगा इंग्लैंड इन लॉकडाउन। तीनों की बात इसी चर्चा में करेंगे। प्लस इसमें से जो प्रथम दो लेख है, एक हिंदू का और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये दो लेख अपने आप में एक संशोधन है, बहुत ही अच्छे कक्षा का संशोधन है। वाइल जो तीसरा लेख है ये कम महत्वपूर्ण है, मगर कुछ एलिमेंट्री हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जो कि आमतौर पर न्यूज़ चैनल वाले में करते हैं। यानी कि कुछ आंकड़े यहाँ में दिए गए हैं कि इंग्लैंड में जो नया जो स्ट्रेन आया, जिसका सिलसिला शुरू हुआ है नए स्ट्रेन का, उसकी क्या परिस्थिति है, प्लस इंग्लैंड में ओवरऑल कोरोना की क्या परिस्थिति है। तो जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्री है, मगर यहाँ हमें एक नए स्ट्रेन के संबंध में एक लेख लेना जो है ज़रूरी लगा, इसलिए हमने यहाँ इसको इंक्लूड किया है हमारी रिसर्च टीम ने। और हमें मालूम है कि दोनों ही अलग अलग न्यूज़पेपर से हम लोग आज की इस चर्चा में बात करने वाले हैं, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक लेख है और द हिंदू का दो लेख है। हमें मालूम है दोनों ही न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो एडिटोरियल्स होते हैं, वो हमारी स्पर्धात्मक परीक्षा की दृष्टि से, सिविल सर्विसेज कह लीजिए या अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कह लीजिए, दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आमतौर पर एडिटोरियल्स में जो है कंसेप्चुअल बातें होती है, यहाँ एलिमेंट्री नॉलेज नहीं होता। एलिमेंट्री नॉलेज हमें आजकल गूगल भी दे देता है, ठीक है। और अन्य सारे कितने सारे प्लेटफॉर्म है जो आज हमें मालूम है कि यूट्यूब के ऊपर एलिमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो है एक फ्लो बरसा रहा है हमारे ऊपर। मगर एक लेवल के ऊपर जो संधि परीक्षाएं होती है उसमें एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीवत रहती है, इनफैक्ट इट्स नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहाँ हमें पॉलिसी बिल्डिंग की बात करनी होगी, फ्यूचर पॉलिसीज़ की बात करनी होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करनी होगी, उसमें क्या पोटेंशियल्स है, ठीक है, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं। और इसलिए एडिटोरियल्स की यह चर्चा होती है। एडिटोरियल्स की चर्चा में एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होती कि इतने आंकड़े हैं, ये हुआ, ये साल में ये हुआ था। देयर इज एक्चुअली नो स्पेस ऑफ दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। चाहे वो संधि सेवाओं के लिए हो या चाहे वो अन्य किसी राज्य की जो है प्रशासन परीक्षाओं के लिए हो, यहाँ हमें एलिमेंट्री नहीं करना है। यहाँ हमें एक ऑलराउंड जो है एक ओवरव्यू लेना है। प्लस जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यह जो एडिटोरियल्स है इसे हमें एज अ सोल नहीं देखना है, एज अ अलोन नहीं देखना है। दे आर अ गेटवे टू अवर जनरल स्टडीज, दे आर गेटवे टू करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस नज़रिए से हमें इस एडिटोरियल को देखना है। प्लस जैसे आपको मालूम ही है कि हम यहाँ हमारी रिसर्च टीम एडिटोरियल्स को चयन करती है, उसका सिलेक्शन होता है उसके परीक्षा संबंधी हिसाब से। जितना परीक्षा संबंधी ज़्यादा होगा उतना वो जो है चयन के लिए जो है ज़्यादा एलिजिबल रहेगा। हम लोग यहाँ ओलम सोल सभी लेख को लेकर हम लोग यहाँ जो है बातें नहीं करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पर आज के दिन यूट्यूब पे ही मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पर एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जा रहा है, और एलिमेंट्री एजुकेशन की जो है सराहना भी हो रही है। यहाँ मैं छात्रों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि छात्रों का तो दिमागी इतना होता है, उन लोगों को एलिमेंट्री नॉलेज के सिवा कुछ जो है उन लोगों की क्षमता ही नहीं होती सोचने की, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मगर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो एजुकेटर्स है, उन लोगों को समझना चाहिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन एक लेवल तक ही सीमित रहेगी, हमारी प्रीलिम्स तक ही सीमित रहेगी। और जो पिछले कई साल यानी कि 2, 3, 4, 5 सालों के अगर हम पेपर्स देखें, क्वेश्चन पेपर्स, तो प्रिलिमिनरी में भी अब एलिमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रभाव हमें कम होता दिखता है। यह प्रभाव कम हो रहा है, तो यहाँ एजुकेटर्स को भी समझना होगा। छात्र तो क्या है कि वे तो जो है धीरे धीरे समझेंगे, मगर यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेटर्स के ऊपर होती है कि यहाँ जो जरूरी चीज़ें हैं वो लाई जाए, उसके ऊपर चर्चा की जाए। हमारा अधिक समय हम गवाते ना हुए इस सेशन की शुरुआत करेंगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमें 3 फोटोग्राफ्स यहाँ दृश्यमान है, जिसमें प्रथम जो फोटोग्राफ है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के संबंधी है। तो यह जो पहला लेख है उसी क्रम में यह फोटोग्राफ है,
ठीक है, दूसरा लेख अरविंद पनगरिया के बारे में है, तो यहाँ उनकी फोटोग्राफी हमने रखी है। और तीसरा लेख जो नया यूनाइटेड किंगडम में एक स्ट्रेन पाया गया है कोरोना का, उसकी तस्वीर यहाँ रखी गई है। तीनों की चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से प्रथम जो लेख है, अगर मैं आपको विषय संबंधी इसका लिंकेज बताऊं, तो जो प्रथम लेख है वो दरअसल हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के बीच में जो टसल हुई, उस टसल के ऊपर आधारित है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ये लेख ताल्लुक रखता है। और अगर इसमें भी फर्दर हमें डाइवर्सिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, तो हम लोग इसे इश्यूज रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रख सकते हैं कि जो भारत में जो प्रशासनिक पद्धतियां हैं, उससे जुड़े कुछ प्रश्न, उससे जुड़ी कुछ चिंता है, उसके बारे में यह लेख है। प्लस यह जो सेकंड लेख है, ये तो मैं देख के ही लगता है कि यह अरविंद पनगड़िया इज ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, ही इज ए स्कॉलर एंड ही इज ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। तो 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में है, जो कि हमारे GS3 के जो है पेपर का भाग है। और उसमें भी इश्यूज पर्टेनिंग टू पॉलिसीज, डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसको ये लेख एक्सप्लोर करता है। प्लस तीसरा जो लेख है वो हालांकि प्रत्यक्ष रूप से हमारे किसी भी पेपर के साथ संबंधी नहीं है, मगर यहाँ इंटरनेशनल इश्यूज रिलेटिंग टू पैंडेमिक मैनेजमेंट, तो इस विषय के साथ ये लेख जो है वो जरूर संबंधी है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिया है और इसको ब्रीफली हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा जो है वो हमारी नहीं होगी, मगर ये दो ऊपर हम लोग इंटेंसिवली चर्चा करेंगे। तो शुरू करेंगे। सबसे प्रथम लेख, इसी क्रम में जाएंगे, वन बाय वन लेते जाएंगे। सर्वप्रथम एन आर्बिट्रेरी डायरेक्टिव से हम लोग शुरू करेंगे। एन आर्बिट्रेरी डायरेक्टिव यानी कि कोई आपत्तिजनक निर्देश जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमें मालूम ही है कि आज की जो हमारी NDA गवर्नमेंट की जो सरकार है वो वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट के साथ एक्टिव भी है, साथ ही विवादों में भी एक्टिव है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द कंट्रोवर्सी है अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिसेंटली हुई थी। और हमें न्यूज़ भी मालूम है कि JP नड्डा, जो कि भाजपा के आप कह लीजिए करंट अध्यक्ष है, सिटिंग प्रेसिडेंट है ऑफ भाजपा, जो कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा क्लेम भी हो रहा है। और आज भारत का शासन पक्ष है, ठीक है। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जब वो बंगाल के दौरे पर थे तो उनके ऊपर हमला हुआ और जो उनके पूरे काफिले पर हमला हुआ, ठीक है। और इसमें जो 3 वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे, उच्च स्तरीय पुलिसकर्मी, उन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी जो है फिक्स की गई है सेंटर के द्वारा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी JP नड्डा की सुरक्षा की, JP नड्डा और उसके काफिले की सुरक्षा की, मगर आप अपने काम से खरे नहीं उतरे। तो उन लोगों ने, यानी कि सेंटर ने, यह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने एक निर्देश जारी किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि आप लोग यह 3 ऑफिसर्स को स्टेट डेप्यूटेशन के लिए फ्री करें। आप लोग अपने काम से जो है वहाँ से उन लोगों को फ्री करें ताकि हम लोग इनको सेंट्रल डेप्यूटेशन दे सके, ठीक है। आमतौर पर यहाँ लेखक का कहना है कि आमतौर पर ये जो डेप्यूटेशन होता है वो दरअसल एक स्ट्रिक्टली मेरिट के ऊपर किया जाता है, सिलेक्शन, ठीक है। ऐसे ही नहीं होता, इनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, इनका सिलेक्शन किया जाता है। मगर यहाँ ये 3 ऑफिसरों को सेंटर ने अपॉइंट किया है। जो करंट मॉडल्स ऑपरेंडी थी इनको चयन करने की, उससे भिन्न रूप से, उससे भिन्न तरीके से इन लोगों को चयनित किया गया है, जिसके सामने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आपत्ति जताई है। वेस्ट बंगाल के जो है तृणमूल कांग्रेस, वहाँ का जो शासक पक्ष है, उसने भी आपत्ति जताई, प्लस वहाँ की जो सिटिंग CM है ममता बनर्जी, उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि ये क्या बात हुई, सेंटर जो है वो ऐसे नहीं कर सकता। मगर सेंटर ने भी सामने कानूनी दाव पे चढ़ाया है और ऐसा कहा है कि फलाने रूल की फलानी धारा के हिसाब से हम लोग यह जो डेप्यूटेशन है वो कर सकते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है। तो पूरी चर्चा हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। 2 मुद्दों में देखेंगे यह पूरा लेख का निष्कर्ष देखेंगे सबसे पहले, बाद में लेख में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है उसका भी जिक्र करेंगे।
जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेरणा लेखक की टसल बिटवीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड सेंटर। क्या कारण था? कारण था अटैक ऑन बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा's कॉन्वॉय। कुछ फुटेज भी वायरल हुई थी और हमें तो मालूम है कि सोशल मीडिया के समय में फुटेजेस जो है वो त्वरित ही वायरल हो जाती है, पूरे देश में ये बात जो है पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। ठीक है, तो हमने वो देखी थी, तो उसी के तहत सेंटर ने बोला कि भाई ये जो 3 अफसर थे जिनको ये काम की जिम्मेदारी दी गई थी, जो इस एरिया में तैनात थे, जिस एरिया में जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ, जेपी नड्डा के ऊपर हमला मैं आपको बता दूं डायमंड हार्बर नामक एक जो है वेस्ट बंगाल के एरिया में हुआ था, डायमंड हार्बर। तो यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उच्च स्तरीय, यहाँ मैं निम्न स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, उच्च स्तरीय जो यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उन लोगों को सेंटर ने कहा है कि भाई आप लोगों को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर चलना है। इसमें दिक्कत क्या है? सेंट्रल डेप्यूटेशन वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी अच्छी होती है, सेंट्रल डेप्यूटेशन तो जो है आपका जो है रुतबा भी बढ़ जाता है अपने समाज में, अपने कलीग्स के अंदर, कि सीधे स्टेट में से आप तो सेंटर में गए, मगर प्रैक्टिकली इन ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल रूप में अगर मैं बताऊं तो आज कैसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर डिमोट करना है या आप कह लीजिए सो किसी को डिमोरलाइज करना है तो उनको सेंट्रल डेप्यूटेशन दिया जाता है, नहीं कि उन लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए। देखने से लगता है कि वे लोग स्टेट से सेंटर में चले गए, मगर जो सच्चाई है वो ये है कि सेंटर में जो है तभी लिया जाता है इन अफसरों को जब इन लोगों का मोरल जो है वो डाउन करना होता है। जो है कोई पॉलिटिकल नेता या कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी की काम में बाधा डालता है, उन्हीं लोगों को सेंट्रल डेप्यूटेशन मिलता है। तो आमतौर पर इस स्पीयर में, इन लोगों के जगत में सेंट्रल डेप्यूटेशन जो है वो एक डिमोरलाइजिंग स्टेप माना जाता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक त्वरित निर्देश जारी किए और जो 3 अफसर यहाँ जिम्मेदार थे, उन तीनों को जो है सेंट्रल डेप्यूटेशन देने की बात की है। सेंट्रल को बोला, वेस्ट बंगाल को बोला कि भाई आप लोग इन लोगों को फ्री कर दो क्योंकि हमें चाहिए, और इन तीनों को अपना काम भी अलॉट कर दिया। हम लोग आगे बात करेंगे, इन तीनों के नाम की भी बात करेंगे, तीनों अफसरों के। ठीक है, और साथ में उन लोगों का जो है चार्ज किया था वेस्ट बंगाल में वो भी देखेंगे, और साथ में अब नया कौन सा चार्ज आने वाला है सेंट्रल डेप्यूटेशन में वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरी बात हुई लेकिन निष्कर्ष की। तो आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों को जो है यहाँ लेखक के द्वारा नीतियों का खंडन किया गया है। बोला गया है कि सेंटर को ये ऐसा कदम जो है वे नहीं उठाने चाहिए, ये ऐसे कदम आर्म्ड फोर्सेस के मोरल के खिलाफ है। ठीक है, इतनी कुछ बातें यहाँ लेखक ने हमें बताई है। अगर महत्वपूर्ण बातें देखें तो तीनों नामों से शुरुआत करेंगे हम लोग, जिसमें सबसे प्रथम थे भोलानाथ पांडे, दूसरे थे प्रवीण त्रिपाठी, और तीसरे थे राजीव मिश्रा। ठीक है, ये 3 महानुभाव पुलिसकर्मी थे जो कि डायमंड हार्बर के आसपास के इलाकों के इंचार्ज थे जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल का दौरा किया, इस जगह का दौरा किया, और तभी उनके ऊपर हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर आ गई है। वैसे तो ये जो कृत्य था वो मॉब का था, यानी कि एक जो है जनसमूह था, और हमें मालूम है कि जनसमूह के अंदर दिमाग नहीं होता। ठीक है, अगर जनसमूह इकट्ठा हो जाए तो उनके अंदर जो है वो कलेक्टिव जो दिमाग होता है वो दिमाग नहीं होता, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे तो इन लोगों को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, मगर इन लोगों को सेंट्रल डेप्यूटेशन देके मानसिक रूप से इन लोगों को खत्म करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश है। इसमें से जो भोलानाथ पांडे थे वे
डायमंड हार्बर के एसपी थे। फिर जो प्रवीण त्रिपाठी थे ये डीजीपी थे प्रेसिडेंसी रीजन के। और आखिरी में जो राजीव मिश्रा थे ये एडीजी थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ बंगाल। ये वही एरिया है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दौरा किया था, और वही एरिया है जहां उसके ऊपर हमला हुआ था। तो इन 3 पुलिस वालों को सेंटर ने स्पष्ट रूप से वेस्ट बंगाल को कह दिया कि इन तीनों को आप फ्री कर दें, क्योंकि हम लोग इसको जो है अब काम देंगे। और इन तीनों को काम भी अलॉट हो चुका है, जिसमें से जो भोलानाथ पांडे है उनको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिला है, बीपीआरडी। फिर जो प्रवीण त्रिपाठी है इनको एसएसबी मिला है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल, और राजीव मिश्रा को मिला है आईटीबीपी। वैसे तो जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वे राज्य के अधीन होते हैं, उन लोगों को स्टेट कैडर्स मिली होती है, मगर जो लोग सेंट्रल में जाना चाहते हो वे लोग सामने से एक जो है रिक्वेस्ट दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल क्या करेगी, एक अच्छे ऑफिसर्स की एक पैनल बनाएगी। पैनल अब इन लोगों को काम देगी कि भाई जिन जिन लोगों की अर्जियां आई है, जो लोग स्टेट की नौकरी से केंद्रीय डेपुटेशन में जाना चाहते हैं, सेंट्रल डेपुटेशन में जाना चाहते हैं, उन लोगों की परीक्षाएं ली जाए, उन लोगों का मेरिट बनाया जाए, और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मेरिट ही, जैसे मैंने आपको बताया इस सत्र के शुरुआत में ही, कि स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मेरिट ही उन लोगों का सिलेक्शन होता है, नहीं कि ऐसे नियुक्ति होती है। ठीक है, चयन होता है उन लोगों का। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये नॉर्म्स भी जो है वायोलेट की है। तो इस तरह इन तीनों को सेंट्रल डेपुटेशन में बुलाया गया। प्लस ऐसा भी होता है कि अधिकतम जो अफसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वे लोग स्टेट में रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि स्टेट में उन लोगों को जो है उन लोगों का अच्छा सेटअप बन गया होता है, उन लोगों को मान पान भी मिलता है, उन लोगों को पावर्स भी मिलते हैं, यानी कि पर्क्स एंड पावर्स हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे पर्क्स एंड पावर्स को वो छोड़कर वो सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं जाना चाहते हैं। वहाँ जहाँ नौकरी करनी बहुत ही कठिन है, नौकरी जहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आती है, नौकरी जहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आती है, नौकरी जहाँ लेफ्ट विंग जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, वो प्रभावित क्षेत्र में आती है, वहाँ ये लोग जाना नहीं चाहते। ठीक है, मगर ये जो ऑर्डर हुआ है, इस ऑर्डर के तहत इन लोगों को जाना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मोरल को डाउन करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए किसी भी अफसर को जो है ऐसे डेपुटेशन पर भेजा जाता है, ताकि उसका मोरल जो है वो डाउन हो। और यहाँ भी केंद्र सरकार मूड में है, एक प्रकार की जो है राइवलरी यहाँ हो गई है वेस्ट बंगाल के बीच में और सामने सेंटर के बीच में। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। प्लस यहाँ केंद्र सरकार ने क्या पक्ष रखा है ये देखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने यहाँ कुछ ऐसा पक्ष रखा है कि जो आईपीएस कैडर रूल्स है 1954 के और उसका अमेंडमेंट 1985 का, इसके तहत क्लोज 6 सब क्लोज 1 के तहत in case of any dispute of selecting the officers for a central deputation, the decision of central government may prevail। यानी कि किसी भी संघर्ष के मामले में, राज्य और केंद्र के बीच में किसी भी मुद्दे पर संघर्ष के मामले में सेंट्रल डेपुटेशन के साथ जुड़ा हुआ जो मुद्दा, उस मुद्दे पर केंद्र जो कहेगा वो सही माना जाएगा, वो फाइनल माना जाएगा। तो केंद्र सरकार ने इस क्लोज को आगे कर दिया है और कहा है कि हमने तो इसके तहत जो डेपुटेशन है वो की है, अब राज्य सरकार को ये बात माननी ही पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये क्लोज जो है ये यहाँ आगे की है, तो ये क्लोज भी हमें याद रखनी है। प्लस आईपीसी कैडर रूल्स के अगर
हमें ईयर्स याद रहे तो ये भी रखने, ये भी महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं, इट्स अ वेरी इजीली अवेलेबल डॉक्यूमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पोर्टल पर ही हमें मिलती है। बहुत ही छोटा सा डॉक्यूमेंट है, 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और लगभग 50 क्लोज से कम क्लोजेस है इस पूरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, वो मैं जो है याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, मगर एक बार कम से कम हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो भारतीय प्रशासन है वो दरअसल चलता कैसे है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ऑर्डर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, ऐसे ही चलता है। आपको याद हो तो हमने एक एडिटोरियल में देखा था कि लॉज कितने प्रकार के होते हैं और किन किन लॉज का जो है कद कैसा होता है, जिसमें देखा था कि सबसे बड़ा कद हमारे भारत में आज कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, उसके ऊपर लॉज आते हैं, उसके ऊपर बाई लॉज आते हैं, उसके ऊपर ऐसे ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस इत्यादि चीज़ों का सहारा लिया जाता है और ऐसे भारतीय प्रशासन चलता है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि ये भी आप जरूर एक बार जाके देखें, बहुत इजीली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो दिस वाज द होल केस, कि यही जो है पूरी बात थी कि जिस बात के ऊपर केंद्र और वेस्ट बंगाल जो है वो आज आमने सामने आ गए, जिसमें बलि जो है वो 3 पुलिस वालों की चल रही है आज। और इन 3 पुलिस वालों का पोस्टिंग जो है वे दूर सुदूर इलाकों में कर दिए गए हैं, जहां पानी भी जो है मेहनत करके पिया जा सकता है या पानी पीने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती हो। तो दिस इज द सीन, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज। अब अगर दूसरे आर्टिकल की बात करें तो फॉर रिकमेंडेशंस फॉर एफएम, यानी कि 4 अनुशंसाएं, 4 सूचन भी कह सकते हैं एफएम के लिए, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कह सकते हो, फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हो। ठीक है, और अरविंद पनगडिया, जैसे हमें मालूम है कि ही वाज एसोसिएटेड विथ नीति आयोग, ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग। ही वाज मेड फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द एंटायर न्यूली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन इन द ईयर 2015। ठीक है, और बाद में 2017 में उन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू सम डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड हिज आइडियोलॉजी, क्योंकि ये प्रखर अर्थशास्त्री है और हमारी आज की एनडीए सरकार को अर्थनीतियों में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। दे एक्चुअली डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। ठीक है, तो ऐसे मुद्दों पर संघर्ष हुआ जो सेंटर सहन नहीं कर पाया और अरविंद पनगडिया जो है वो सामने से उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हमें यहाँ जो है नहीं करना काम जहाँ जो है अच्छी सलाहों की कदर ना होती हो। ठीक है, तो ही लेफ्ट हिज जॉब और वो जो अपना पुराना काम था अध्यापन का, वो उसमें फिर से जुड़ गए। वे अध्यापन ही कर रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और ये रिसर्च स्कॉलर भी है। तो अध्यापन करते हुए ही वे आए थे यहाँ भारत को अपनी सेवा देने के लिए, मगर भारतीय सरकारों को ये समझ नहीं आया कि ये जो टेक्निकल आदमी होते हैं उन लोगों का जो सूचन होता है वो मान लेना चाहिए। अगर मान लिया होता तो डिमोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ होता और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हुआ होता। ठीक है, मगर नहीं माना तो वो तो खैर एक अलग बात है। मगर यहाँ ये राइटर ने अपकमिंग बजट के लिए रिकमेंडेशन दी है कि अगर अपकमिंग बजट में ये जो यहाँ 3-4 बात जो राइटर ने बोली है अगर वो सिद्ध हो जाए या गवर्नमेंट के द्वारा सिद्ध की जाए उस बातों को, तो हमारा नया वर्ष, हमारा पूरा नया दशक समृद्ध बन सकता है आर्थिक वृद्धि के दर से और समृद्धि के दर से। ठीक है, जिसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम तो हमें यहां जानना है कि 4 रिकमेंडेशन टू एफएम। हमें यह भी मालूम है कि अरविंद पनगडिया he is a renowned scholar and economist, and he was the first vice chairman of newly created नीति आयोग, जो हमें मालूम है कि जिसका गठन हुआ था प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करके, यानी कि प्लानिंग कमीशन का स्थान नीति आयोग ने लिया था और उसका प्रथम वाइस चेयरमैन यह महानुभाव को बनाया गया था। फिर बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इन्होंने आज नया बजट आने वाला है, पोस्ट पेंडेमिक का प्रथम बजट रहेगा। इट विल बी ए मेडन बजट ऑफ पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमी। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रकार का शुभचिंतक संदेश दिया है
यह महानुभव ने हमारे भारत के लिए, हमारे भारतीय अर्थतंत्र के लिए, यह 4 रिकमेंडेशन को हम लोग अगर क्लासिफाई करके देखें 1, 2, 3 और 4, तो सबसे प्रथम उन्होंने स्टिमुलस की बात कही है, यानी कि जो आर्थिक पैकेज होते हैं, आर्थिक राहतें होती है, आर्थिक सहायता होती है, उसकी बात यहाँ की है। तो द फर्स्ट इज स्टिमुलस। सेकंड वन ही क्लासिफाइड एज ए रिकैपिटलाइजेशन। कि जो आज बैंकों की परिस्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है, आर्थिक परिस्थिति, लिक्विडिटी क्रंच है, तो एनपीएज है, देयर आर राइजिंग एनपीए, तो इनको टैकल करने के लिए, ऐसे मुद्दों को, ऐसे प्रश्नों को टैकल करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फिर से कैपिटल इन्फ्यूज करना होगा। वी नीड टू इन्फ्यूज मोर कैपिटल इन दिस टाइप ऑफ बैंक टू इंक्रीज देयर फाइनेंशियल हेल्थ। फिर तीसरा मुद्दा जो है वो है प्राइवेटाइजेशन का, उदारीकरण समय की मांग है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो महानुभाव है अरविंद पनगरिया, ये इकोनॉमिस्ट तो है ही, मगर नियो लिबरलिज्म के तत्वचिंतक है, फिलोसोफर है, यानी कि वो पूर्ण रूप से उदारीकरण की बात करते हैं, पूर्ण रूप से कि सरकार जो है उसको मात्र और मात्र प्रशासन में ही ध्यान देना होगा। उत्पादन प्रवृत्ति में, आर्थिक प्रवृत्ति को आप लोग प्राइवेट सेक्टर के पास छोड़ दो, उनके लिए छोड़ दो, ठीक है। वो शुरू से ही कहता है, और इसीलिए जो यह महानुभाव ने इस्तीफा दिया, इसका भी यही एक कारण हो सकता है, जिससे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रखर लिबरलिज्म के आप कह लीजिए प्रचारक है, प्रोपोगेटर है। उसके बाद जो चौथा है मुद्दा वो दिया टैरिफ रिडक्शन। बोला कि अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, तो निसंदेह आपको टैरिफ रिड्यूस करना ही होगा। अगर आपको ग्लोबल कंपटीशन में टिकना है तो यू नीड टू डिक्रीज योर टैरिफ लेवल्स, तभी ये बात पॉसिबल होगी। तो ऐसे 4 बिंदु पर यह पूरे लेख में यह महानुभाव ने अपनी बात रखी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से सटीक रूप से हमने कहा है। तो ये पूरा का पूरा लेख अपने आप में ही एक प्रकार का, आप कह लीजिए एक प्रकार का निबंध है, या एक प्रकार का आंसर है। जब हमारे सामने ऐसा प्रश्न आए कि पोस्ट पैंडेमिक इंडियन इकोनॉमी को कैसे मंदी के चक्र में से बाहर खींचा जाए, तो ये आंसर जो है वो द बेस्ट आंसर है। आप किसको सबसे सर्वाधिक अच्छा जो है बजट कहेंगे, तो उसके लिए भी ये रेडीमेड आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुत ही उच्च कक्षा का यह संशोधित प्रबंध है, जिसको हम लोग आगे फर्दर एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। तो ये बात रही निष्कर्ष की। आगे देखें लेखक की महत्वपूर्ण बातें, तो लेखक ने कई सारी बातें बोली है, और लेख भी लंबा चौड़ा है, जैसे हमने फोटोग्राफ देखा, ठीक है। मगर यहाँ हम लोग इसको, यह जो 4 बिंदु है उसमें विभाजित करेंगे, और एक एक बिंदु को उठाकर उनके अंदर के जो तथ्य है उनको जानने का प्रयास करेंगे। मगर सर्वप्रथम लेखक ने यह 4 बिंदुओं के अलावा भी कुछ बात कही है, जिसमें सबसे अच्छी बात जो लेखक ने बोली है और कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे अच्छा वर्तमान फैसला जो कोई हो तो वो है अप्रूवल टू वैक्सीन्स फॉर इमरजेंसी यूज। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कदम को यह लेखक ने बहुत ही जो है कदम की यह लेखक ने बहुत ही प्रशंसा की है। हालांकि भले ही मतभेद हो दोनों पक्षों के बीच में, मगर लेखक ने यहाँ जो सच्ची बात है जो है वो डंके की चोट के ऊपर आकर बोली है, ठीक है। तो कहा है कि ये जो 2 वैक्सीन्स है यही आज इस महामारी को खत्म करने के लिए एकमात्र इलाज है, और इसके ऊपर सरकार को धूमधाम पैसे खर्च करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो वो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को सिर्फ यही देखना है कि एक एक नागरिक तक, चाहे वो कितना भी दूर सुदूर हो, चाहे वो कितना भी प्रताड़ित हो, चाहे वो कितना भी पीड़ित हो, मगर उसको वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। और लेखक ने यहाँ पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर भी कोई रोक नहीं रखी है कि सरकार को इतना ही स्पेंड करना होगा वैक्सीन के लिए, इतना ही स्पेंड करना होगा, बल्कि लेखक ने तो उल्टा ऐसा कहा है कि
सरकार को जितना चाहे वो स्पेंड कर सकती है। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ए लिमिट। लेखक ने मन खोलकर सरकार को इस वैक्सीन के पीछे पैसे खर्चने की जो है आज़ादी दे दी है कि आप लोग खर्च कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2, 4, 5 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च हो भी गए तो वो भी हम लोग कमा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर लेखक ने जो अन्य रास्ते दिए हैं, अगर उस रास्तों पर चले तो दिक्कत नहीं रहेगी, ये भी साथ में लेखक ने हमें बताया है। ठीक है, और वैक्सीन को लेखक ने लेबल किया है एज अ पब्लिक गुड। और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी रखी है कि यह पब्लिक गुड सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि यह पब्लिक गुड प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। चाहे कितने भी पैसे जो है खर्च करने पड़े, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भले एक्सचेकर से ही जाए, मगर वैक्सीनेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। और हमें मालूम भी है कि वी आर अबाउट टू लॉन्च अवर वैक्सीनेशन कैंपेन्स। कई राज्यों में ड्राई रन भी शुरू हो गया है, इंक्लूडिंग अवर कैपिटल न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये प्रथम अच्छी अनुशंसा यह लेखक के द्वारा सरकार को दी गई है, वर्तमान सरकार को। सबसे प्रथम रहेगा स्टिमुलस। हमें मालूम है कि स्टिमुलस में जनरली आर्थिक पैकेजेस की बात की जाती है, आर्थिक पैकेजेस या किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता। तो यहाँ लेखक ने यह स्टिमुलस को 2 भाग में विभाजित करने का प्रयास किया है, जिसके तहत सर्वप्रथम क्लियर पेंडिंग पेमेंट्स। पेंडिंग पेमेंट्स में 2-3 चीजों का जिक्र यहाँ लेखक ने किया है, जिसमें सर्वप्रथम जो बात की है वो की है कि भाई आपको जो रिफंड देना है टैक्स में, जो लोग रिफंड के लिए एंटाइटल है, जो लोग रिफंड का वेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए ताकि लोगों के हाथ में पैसा है, लोगों की मांग में बढ़ावा है। लोगों की मांग में बढ़ावा अगर आएगा तो वो मार्केट में पैसा लाएगा। तो ये प्रथम बात बोली। दूसरी बात बोली कि भाई जो स्टेट्स को अपना जो हिस्सा लेना बाकी है केंद्र से जीएसटी कलेक्शन में, वो भी केंद्र सुपुर्द करे। जो पिछले 3-4 महीनों से केंद्र ने सुपुर्द नहीं किया है राज्यों को, जिसके ऊपर राज्यों का हक है, राज्यों का अधिकार है, तो उसको भी सुपुर्द करे। पे टू स्टेट्स जीएसटी कलेक्शन। तो ये बात भी यहां लेखक ने हमें बताई है। और साथ ही में जो दूसरा हिस्सा है स्टिमुलस का, वो है कि सेंटर शुड अलाउ फिस्कल डेफिसिट अबाउट 1 or 2% फ्रॉम टारगेट। यानी कि अगर सरकार ने 3% का टारगेट रखा है कि इस साल हम लोग 3% की फिस्कल डेफिसिट करेंगे, तो अरविंद बनगड़िया ने बोला है कि भाई आप 3 की करो या 3 या 4 की करो या 5 की करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अच्छी तरीके से होना चाहिए, जहां पेंडिंग रिफंड्स निकलते हैं, जिन जिन लोगों को देने हैं वो दे देना चाहिए। राज्यों का जो हिस्सा है, जो उन लोगों को लेना है केंद्र से, वो भी इन लोगों को सुपुर्द करना चाहिए। फिस्कल की कोई यहाँ केंद्र सरकार को हाल समय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा मुद्दा अगर हम कहें तो वो रहेगा रिकैपिटलाइजेशन का। फिर से इन्फ्यूज करना है, पीएसबी में इन्फ्यूज करना है। उसके साथ जो एनपीए है, एनपीएस का मुद्दा जो है उसको भी क्लियर करना है, उसका भी सॉल्यूशन लाना है, ताकि जो अटेस्टेड प्रॉपर्टीज है उनका वहीवट हो सके, वहां से जो कैपिटल आए वो फिर से बैंक के जो है खाने के अंदर आ सके, बैंक फिर से मार्केट में उस पैसों को लगा सके। तो यहाँ एनपीए के ऊपर भी ध्यान दिया गया है इस मुद्दे के तहत। और साथ में जो पीएसबीज है उनमें भी फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन की बात की गई है, ताकि इन लोगों को एक नई जान मिले। और जो एनपीएज है, अगर इन लोगों का मुद्दा जो है मुद्दे के ऊपर सोल्यूशन आ गया,
तो जैसे मैंने बताया कि जो अटेस्टेड प्रॉपर्टीज है वो भी फ्री हो सकती है, और उससे जो कैपिटल आएगी वो कैपिटल से इन बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, और कैपिटल ग्रोथ जैसे ही बढ़ेगा तो फिर से मार्केट में एक हमें बूम परिस्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये दूसरा मुद्दा था। तीसरे मुद्दे पे जो लिबरलाइजेशन की बात है, ये लिबरलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है प्रखर समर्थक है उदारवाद के, हालांकि उनका तत्व चिंतक ही उदारवाद के ऊपर टिका हुआ है यह महानुभाव का, अरविंद सर पनगरिया का। तो ये तो उदारवादी नीति की ही बात करेंगे। तो उन्होंने प्रथम मुद्दा ही वो रखा कि सरकार को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट लोगों को दे देनी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स। यहाँ लेखक ने यह भी कहा कि जो कोरोना महामारी और कोरोना से प्रेरित जो ये मंदी है, इस मंदी में बहुत ही अच्छे यूनिट्स होंगे, अच्छी इकाइयां ही टिक सकेगी। जो मध्यम इकाइयां हैं, जो छोटी इकाइयां हैं, वो टिक नहीं पाएगी। तो ऐसी इकाइयों को भी लिबरल कर देना चाहिए। उनका जो वहीवट है, जो आज केंद्र सरकार के पास है, वो भी केंद्र सरकार को छोड़कर प्राइवेट प्लेयर्स को दे देना चाहिए, ताकि इससे फंड भी आएगा, जिस फंड का उपयोग केंद्र सरकार यहाँ कर सकती है, यहाँ इन्फ्यूजिंग में कर सकती है। और इसके लिए लेखक ने बोला है कि अब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री को स्वतंत्र कर देना समय की मांग है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट का एक अलग सा वहीवट, बड़ा वहीवट करना चाहिए, और वो एक स्वतंत्र मंत्रालय के द्वारा ही होना चाहिए। लेखक ने यहाँ ये बात भी रखी है कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आज अक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। देयर इज नो कैपिटल, देयर इज नो वर्किंग कैपिटल फॉर देम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से भी हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि हमारी सरकार छुटकारा पा सकती है। और साथ ही में लेखक ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी यहाँ हमारे सामने रखा है, जिसके तहत लेखक ने बोला है कि सिंस इंडिपेंडेंस टैक्सपेयर के जो रुपए हैं, इन रुपयों का वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि सरकार ये पैसा डालती है, आम नागरिक जो है वो कर के रूप में सरकार को देता है। अब सरकार ये पैसा उठाकर डालती है यह पीएससी में, और ये पीएससी जो है वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस मेकिंग यूनिट्स है। तो कई वर्षों से हमारा पैसा जो है वो फिजूल रूप से यहाँ खर्च हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो मिस्टर अरविंद सर ने ये बहुत ही अच्छा जो है रिकमेंडेशन यहाँ हमारे सामने रखा है। ठीक है, ये हुआ तीसरा मुद्दा। और चौथा मुद्दा और आखिरी, टैरिफ रिडक्शन। लेखक ने बोला कि अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हमें खड़ा रहना है, हमारे प्रतिस्पर्धी के साथ कंधे से कंधा मिलाना है, in that case we need to reduce our average tariff collection या our average tariff rates कहना उचित रहेगा, average tariff rates to 10%, जो आज 14% है, यहाँ से हमें कम करना है। लेखक ने ये हमें सूचना दी है, और लाके हमें रखना है 10% तक, तभी हमारे गुड्स जो है वे कॉम्पिटिटिव साबित हो सकते हैं वैश्विक बाजार में, जिसका फायदा हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बढ़ने में मिल सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल, जिसमें लेखक ने हमें कई सारी जो है बातें जो हम नहीं जानते थे, उन बातों का हमारे सामने जिक्र किया है। अब आगे हमारा तीसरा लेख है जो हमारी राह देख रहा है,
और जैसे मैंने बताया कि ये लेख मात्र और मात्र एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन हमें प्रदान करता है, आंकड़ों की बात करता है। आंकड़ों के साथ साथ जो है आज की परिस्थिति है यूके में ओवरऑल कोरोना वायरस की और नए स्ट्रेन की, उसके बारे में हमें वाकिफ करवाता है। तो कोई एक्स्ट्रा इसमें कोई माहिती नहीं दी गई, मगर यहाँ एक नए स्ट्रेन के बारे में लेख लेना हमारी टीम ने उचित समझा और इसीलिए हमने यहाँ इसको इंक्लूड किया है, जिसमें भी हम लोग 2 मुद्दों पर बात करेंगे। लेख के निष्कर्ष में तो कुछ नहीं देखना है हमें, और लेख के निष्कर्ष में तो हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि दिस इज ओनली एंड ओनली आर्टिकल विच इज प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, या आप कह लीजिए इंफॉर्मेशन उचित रहेगा। जो आज हमें गूगल भी दे सकता है, जो आज हमें हमारा मीडिया जो है इंडियन मीडिया वो भी दे सकता है विथ क्वाइट गुड इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। और हमें जैसा मालूम भी है और के शुरुआत में हमने जो बताया कि आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर देयर इज अ सीरीज ऑफ एजुकेटर्स विच आर प्रोवाइडिंग ओनली एंड ओनली एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन, और यही एलिमेंट्री एजुकेशन हमें हमारे प्रीलिम के बाद कहीं काम नहीं लग सकती। मात्र और मात्र यह इसकी जो पहुंच है या इसका प्रभाव जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम तक सीमित है। फिर उसके बाद वी शुड बी ए थिंकिंग क्रिएचर, हमें एक सोचने वाला प्राणी बनना होगा। देन ओनली वी कैन फेस द क्वेश्चंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन एंड वी कैन फेस द क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू एज वेल। एलिमेंट्री एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। एलिमेंट्री तो जैसे मैंने बताया ना कि गूगल भी देता है, इसमें तो जो है क्या इसके ऊपर बात करें। और यही सिलसिला आज जो है ऑल अराउंड चल रहा है, ऑल राउंड। और जैसे मैंने बताया कि यह पूरे मामले में छात्रों की भूल नहीं है, यह भूल जो है वो दरअसल एजुकेटर्स की है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे एलिमेंट्री एजुकेशंस, एलिमेंट्री इंफॉर्मेशंस दे देते हैं, ठीक है, और अपना रिटर्न ले जाते हैं। और एक बात मैंने ये भी देखी है यूट्यूब में, देयर आर न्यूमरस सेशंस ऑनगोइंग एंड दे आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द रेडीमेड मल्टीपल चॉइस। वे लोग मात्र और मात्र प्रश्न में ही बात करते हैं, पूरे पूरे सेशन होते हैं, 3-3 घंटे के सेशन होते हैं मात्र और मात्र प्रश्न के। तो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि अगर आप अपने एग्जाम में 2 लाख मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस करके भी जाओ, 2 लाख, ठीक है, 1000 2000 नहीं, 2 लाख मल्टीपल, तो फ्रॉम दैट ऑल्सो परीक्षा में अगर आपके भाग्य बहुत ही अच्छे होंगे तो 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है। मगर अगर आपके भाग्य थोड़े कम अच्छे हैं, मुझे तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर कम अच्छे होंगे तो 1 भी नहीं आएगा। तो ये पढ़ाई का तरीका ही नहीं है, दैट इज़ द वन थिंग। और साथ में जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन का आज इस कॉम्पिटिटिव युग में कोई प्रभाव ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव युग में प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेस युग में इसका कोई प्रभाव ही नहीं है, क्योंकि ये सब वन टच है। सो हम लोग हमारे प्रत्येक सेशन में, चाहे वो रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस का हो, चाहे वो हाइपोथेसिस का हो, चाहे हम लोग कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में बात कर रहे हो या कोई किसी भी और सेगमेंट से बात कर रहे हो, हमारा सोल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन को हम लोग एज ए रेफरेंस लें, मगर जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर हम लोग भार दें, उसके ऊपर हम लोग बल दें। तो ये एक आर्टिकल है जो कि एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके तहत अगर हमें लेखक की महत्वपूर्ण बातें देखनी है तो कुछ आंकड़े दिए हैं, जिसके मुताबिक इंग्लैंड में ओवरऑल कोरोना केसेस 2.7 मिलियन का मार्क क्रॉस कर गए हैं। जो कि यूरोप में सेकंड हाईएस्ट है। और एक नए गंभीर समाचार भी आ रहे हैं, जो आपत्तिपूर्ण समाचार हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए और पूरी दुनिया के लिए। वो है एक नया स्ट्रेन, जो हम सब उससे वाकिफ है, ठीक है। तो अगर नए स्ट्रेन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली, उसके आंकड़े तो हमारे पास नहीं है एग्जैक्ट आंकड़े, मगर अप्रोक्सीमेटली जिस तरह से पिछले 7-8 दिनों के आंकड़े हमने देखे इंग्लैंड के, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर एक हम अनुमान बांधे तो वो रहेगा 4 लाख केसेस न्यू स्ट्रेन।
क्योंकि आज भी यूरोप में बहुत ही जो है ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं, ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ऑन बोर्ड। ठीक है, दिसंबर के पिछले हफ्ते से शुरू हुआ ये सिलसिला और निरंतर आज भी चल रहा है, जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी चल रहा है। और रोज मैं आपको बताऊं 70 से 75 हजार केसेस आ रहे हैं। 70 to 75,000 cases are being reported every day in UK. So from Monday, यानी कि from 4th of January, new fresh lockdowns have been announced, and according to one estimate, they can last till mid-February. फरवरी के मध्य तक ये लॉकडाउन चल सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो नया स्ट्रेन है जिसको हमने देखा कि भाई कुछ प्रोटीन के फॉर्मेशन में, इसके बाह्य आवरण में कुछ फेरफार हुए हैं और इसकी वजह से इसका जो म्यूटेशन है वो पुराने कोरोना वायरस के म्यूटेशन के साथ नहीं मैच हो रहा है, मगर ये इसकी ही एक नई स्ट्रेन लगती है। तो इसमें कुछ नहीं है, कोई गंभीरता ज़्यादा नहीं है कि इसकी मारक क्षमता भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो कुछ ज़्यादा है वो है इसकी ट्रांसमिशन स्पीड। ये ट्रांसमिशन स्पीड पूरे कोरोना वायरस की तुलना में कई ज़्यादा है और विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से भी ये नए स्ट्रेन को रोकना एक अशक्य बात है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिटेबल जो कैपेसिटी है, ट्रांसमिशन करने की जो सक्षमता है, वही कई गुना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स ओल्ड काउंटर पार्ट। ठीक है, तो इसी की वजह से लॉकडाउन की भी असर जो है वो कम से कम होने वाली है। और सरकारों को भी जो है, विश्व भर की सरकारों को भी नई पॉलिसी के साथ अब तैनात रहना पड़ेगा कि कैसे नए स्ट्रेन के साथ लड़ा जाए। हालांकि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इस वैक्सीन से ये नए स्ट्रेन के ऊपर भी काबू पा सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर इसके फैलावे के ऊपर हम लोग कैसे रोक सके वो आज की चर्चा का विषय होना चाहिए, या ऑलरेडी है ही। अगर विश्व भर में बात करें तो इंडिया में भी यह नया स्ट्रेन आ गया है, ब्रिटेन से ही आया है। हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि कई प्रवासी यूके से आए, साथ में अपना नया स्ट्रेन लेके आए। तो इंडिया में भी हो गया है, इंडिया के गुजरात में भी आ गया है और अन्य राज्यों में भी आ गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी जो है इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की पर्थ की एक होटल से यह स्ट्रेन के अवशेष प्राप्त हुए, तो ऑस्ट्रेलिया में भी यह स्ट्रेन ने जो है एंट्री कर दी है। अब साथ ही में साउथ अफ्रीका में भी यह नया म्यूटेशन का जो यह स्ट्रेन है, या आप कह लीजिए ये वायरस, ये दिख गया है। तो साउथ अफ्रीका में भी शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे अगर ध्यान नहीं रखा गया तो पूरे विश्व में ये नया स्ट्रेन भी फैल सकता है। और जैसे मैंने बताया कि इसके फैलने की क्षमता अनेक गुनी है, तो ये तो बहुत ही तेजी से फैलेगा। इसमें लॉकडाउन भी इफेक्टिव नहीं साबित होंगे, लॉकडाउन भी असरकारक नहीं हो सकते, ये ऐसा स्ट्रेन है। तो यहाँ हमें ध्यान ही रखना होगा और सरकार की गाइडलाइंस का भरपूर रूप से पालन करना होगा, वही एक बचने का रास्ता हो सकता है, तरीका हो सकता है। तो हमने इस पूरे उपाख्यान में 3 महत्वपूर्ण लेख देखे, जिसमें 2 हिंदू के थे और एक जो लेख था वो था द टाइम्स ऑफ इंडिया से। तीनों ही लेख हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जिसमें से 2 थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तीसरा जो था वो थोड़ा कम महत्वपूर्ण था, मगर महत्वपूर्ण ज़रूर था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।